नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके इस बार की बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने वाली है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। जैसा कि साथियों, आप सभी यह बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम प्रतिदिन 5-5 सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि आपको 5-5 सब्जेक्टिव प्रश्न प्रतिदिन पढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी प्रत्येक प्रश्न को आप अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट करके याद अवश्य कर लेंगे, ताकि परीक्षा के समय रिवीजन करने में भी आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप एक बात तो यह अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि अगर आप एक बार सब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाता है। तो चलिए, आज का 11 नंबर प्रश्न है कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। साथियों, यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में, तो इसको अवश्य याद करिएगा कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है वह सोडियम से होती है तो क्या होता है। उत्तर लिखेंगे कि जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो इथेन प्राप्त होता है। जब जो क्या हो रहा है कि मेथिल ब्रोमाइड की जो अभिक्रिया है वह सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जा रही है, तो किसका निर्माण हो रहा है, इथेन का। और इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो क्या प्राप्त होता है। तो आप याद रखेंगे कि इथेन प्राप्त होता है। और जो यह अभिक्रिया होती है ना, इसे ऊर्ज रिएक्शन के नाम से भी यानी ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसका आप सूत्र लिख लेंगे, यानी कि रासायनिक समीकरण लिखेंगे कि 2CH3Br, जिसे मेथिल ब्रोमाइड कहते हैं, 2Na यानी कि सोडियम को जब हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं तो इथेन यानी कि CH3CH3 इथेन प्राप्त हो रहा है, और 2NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए, आपका 12 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्रिस्टल क्या होता है। तो उत्तर लिखेंगे कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे क्रिस्टल कहते हैं। वैसा कोई ठोस पदार्थ जिसमें कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, यानी कि अगर कोई आकार है तो ये नहीं कभी ऐसा हो जाए कभी वैसा, जैसा था वैसा ही रहे, तथा जिसे हम लोग बराबर भागों में बांट सकें, यानी कि यह नहीं कि उसका जो चारों कोण है, यानी का जो उसका डायामीटर है वह सारा समान होना चाहिए, कि जिसे हम दो बराबर भागों में बांट सके। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, आइए, आपका 13 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव, साथियों, यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, वह घटना जिसमें प्रकाश विभिन्न कणों से टकराने के कारण वह घटना जिसमें प्रकाश विभिन्न कणों से टकराने के कारण अनेक दिशाओं में प्रकीर्णन उसका अनेक दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे कण हैं, अगर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है, मान लीजिए इस कण पे, तो यह दो खंडों में ऐसे बढ़ जा रहा है या और भी कई खंडों में बढ़ सकता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वह घटना जिसमें प्रकाश विभिन्न कणों से टकराने के कारण अनेक दिशाओं में परिकीर्णन उसका हो जाता है, उसे ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए, आज का आपका 14 नंबर प्रश्न है कि पायस किसे कहते हैं।
पायस किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों द्रव अवस्था में उपस्थित रहते हैं, उन्हें पायस कहते हैं। वैसा कोलाइडी विलयन जिसका परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वह दोनों द्रव अवस्था में ही हो, लिक्विड स्टेट में ही हो, लिक्विड अवस्था में ही हो, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? पायस कहेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका आज का सबसे अंतिम प्रश्न है कि प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट करें। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में सेल या बैटरी किसे कहते हैं यह पढ़ा था। तो आज का हमारा यह प्रश्न है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है, इसको लिखना है। तो प्राथमिक सेल लिख करके डैश देंगे सर्वप्रथम, या आप चाहें तो दो खंडों में बांट सकते हैं, एक बगल प्राथमिक सेल और दूसरे बगल द्वितीयक सेल करके भी लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम एक लाइन यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा कि प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में निम्नलिखित अंतर है, और फिर प्राथमिक सेल लिख करके डैश दीजिएगा और लिखिएगा वैसा सेल जिसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, जिसके कारण सेल को एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसा शुष्क सेल और मरकरी सेल। साथियों, प्राथमिक सेल जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि अगर आप इसका एक बार प्रयोग कर लेंगे ना तो दोबारा यह प्रयोग इसका किया नहीं जा सकेगा, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे कि आपका शुष्क सेल हो गया और मरकरी सेल हो गया, ये प्राथमिक सेल के ही उदाहरण है। ठीक है, वही आपका दूसरा प्रश्न है द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? वैसा सेल जिसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, जिसके कारण इसे अविष्ट करके अनेक बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी, NiCd बैटरी। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे सेल भी हैं जिसको हम लोग फिर से उसको रासायनिक अभिक्रिया करा सकते हैं या फिर से उसको चार्ज कर सकते हैं और उसको दोबारा हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा जा रहा है कि वैसा सेल जिसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, जिसके कारण इसे आविष्ट करके यानी कि पुनः इसको चार्ज करके या रासायनिक अभिक्रिया करा करके हम लोग अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? द्वितीयक सेल। जबकि प्राथमिक सेल में क्या था? वह उत्क्रमणीय था, यानी कि अनुत्क्रमणीय था, यानी कि हम उसका एक बार प्रयोग करेंगे फिर दोबारा उसका प्रयोग कर सकते नहीं हैं। जैसे कि शुष्क सेल आपका मरकरी सेल, ये प्राथमिक सेल के उदाहरण हो जाएंगे। वही द्वितीयक सेल के उदाहरण आपका लिथियम आयन बैटरी और NiCd बैटरी हो जाएगा, जिसका हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के हम लोग इस क्लास में 5 सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़े, तो इसे भी आप अपने नोटबुक में नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और अगली क्लास में अन्य 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।